हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये जो सभी प्रॉब्लम्स है वो ब्लैक बुक से ली गई है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट जो इन क्वेश्चंस के पीछे हैं सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन को अपन इजीली क्रैक कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, द नंबर ऑफ वेज। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को बताना है नंबर ऑफ वेज मीन्स उन तरीकों की संख्या बतानी है इन विच जिनसे अपन 8 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। 8 डिजिट कैन बी फाउंड यूजिंग डिजिट्स 1 to 9। मतलब अपन को क्या करना है, 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स को यूज करते हुए 8 डिजिट का नंबर बनाना है। कंडीशन क्या दी हुई है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। साथ ही और कंडीशन क्या है, इफ फर्स्ट 4 प्लेसेस ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं के प्रथम 4 जो स्थान है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, और लास्ट 4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और लास्ट जो 4 है प्लेस वो कैसे होने चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे वो बता के रखे n। जो टोटल आंसर आएगा इसका वो क्या होगा, n। तो अपन को वैल्यू बताना है कि क्वेश्चन के अंदर करेक्शन n/70 का अपन को वैल्यू बताना है। अपन को क्या बताना है, n/70 का वैल्यू बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कितना होगा। ओके, अब देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले 8 डिजिट का नंबर बनाना है, तो अपन क्या करते हैं, 8 प्लेसेस मार्क कर लेते हैं। ये मैंने फर्स्ट प्लेस मार्क किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, ये 8 प्लेसेस मार्क किए। अपन को क्या करना है, इन 8 प्लेसेस को फिल करना है। अपन को क्या करना है, 8 प्लेसेस को फिल करना है। अपन क्या करते हैं कि जो फर्स्ट 4 प्लेसेस है उनको अलग कर देते हैं और लास्ट 4 प्लेसेस को अलग कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट 4 प्लेसेस को जिस तरीके से फिल करना है वो है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और लास्ट 4 प्लेसेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है। तो फर्स्ट 4 प्लेसेस कौन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है। ओके, तो अपने को क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करने के लिए नंबर लिखने पड़ेंगे। ये कौन से है, यहाँ पे नंबर लिखे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि अपने पास में 9 अवेलेबल नंबर्स है, तो अपन क्या करते हैं, इन 9 अवेलेबल नंबर्स में से कोई 4 नंबर सेलेक्ट करते हैं जो इन प्लेसेस पे रखे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 में से 4 सेलेक्ट करते हैं। तो 9 में से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, 9 डिफरेंट है, 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, मतलब 4 नंबर को सेलेक्ट करना है। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 9 से 4 तरीके से। तो अपन इन प्लेसेस को के लिए जो नंबर्स है वो सिलेक्ट कर सकते हैं 9 से 4 प्लेसेस से। मान लो कि 4 नंबर कोई भी सिलेक्ट होके आ गए, रेंडमली कोई भी आ सकता है उनके अंदर अपने पास में। मान लो सेलेक्ट होके जो नंबर आए हैं वो आ गए 1, 5, 7, 8, ये 4 नंबर आ गए। अब इनको किस ऑर्डर में अरेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब ये जो नंबर है पहले फर्स्ट पे 1 ही आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आएगा। अगर इनकी जगह कोई और नंबर होते तो वो केवल एक ही ऑर्डर के अंदर आ रहे होते, मतलब इनको अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका होता, उनको बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते। मीन्स नंबर सेलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज करने का जो तरीका है सिर्फ एक है। ये किसके लिए लिखा अपन ने, नंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए। देन 1 किस लिए लिखा, इनको अरेंज करने के लिए। अरेंज करने का एक ही तरीका है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नंबर कोई से भी आ जाए, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सिर्फ एक ही होगा। ओके, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 4 प्लेसेस को कैसे फिल करेंगे। अपन ने 4 नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब अपने पास में बच गए कितने, 5 नंबर। अब जो 5 नंबर बचे उनमें से फिर से 4 नंबर सेलेक्ट करते हैं, किन के लिए, इन प्लेसेस को फिल करने के लिए। तो अपन ने फिर से 5 में से 4 नंबर सेलेक्ट किए। ये 4 नंबर सेलेक्ट करते ही यहाँ के लिए नंबर आ गए। अब ये जो नंबर आए हैं उनको क्या करना है, यहाँ अरेंज करना है। तो अरेंज करने का अगेन फिर से एक ही तरीका कि जो भी नंबर सेलेक्ट होके आएंगे उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिख देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब इनको भी अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका। तो इसका मतलब इन 8 प्लेसेस को फिल करने के जो टोटल तरीके होंगे वो किसके बराबर होंगे, इसके बराबर। तो n का जो वैल्यू अपन को मिला वो किसके इक्वल मिला, 9c4 इंटू 5c4। ये 1 किस लिए आया वो समझ में आ गया, ये 1 किस लिए आया वो भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था।
आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो अपन इसका आंसर पहले लिख देते हैं। एन इक्वल टू 9C4 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 9 8 7 6 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 मीन्स 24 इंटू 5C4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। 8 से कैंसिल आउट कर देते हैं 3 टाइम, 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं 2 टाइम, ये कितना बन जाएगा 14 इंटू 5 70, 70 इंटू 9, तो ये बन गया 70 इंटू 9। अपन को बताना है एन डिवाइडेड बाई 70 का वैल्यू, तो एन डिवाइडेड बाई 70 कितना हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाई 70 कितना हो जाएगा, 70 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 9। तो अपन को पता चल गया इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो कितना है, 9। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, मान लो डिजिट 0 भी होता तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं 0 होने से, मतलब यहाँ पे डिजिट 1 से लेके 9 ना होके अगर 0 से लेके 9 होते, मतलब 10 डिजिट्स अपने पास में ऑप्शंस में होते तो क्या करना पड़ता। तो बात करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर 0 से लेके 9 तक के डिजिट होते, 0 से लेके 9 तक के डिजिट होते, तो ये फिर से यही अपने पास में 8 अपन क्या बना लेते, बॉक्स बना लेते, 8 प्लेसेस बना लेते। अब फिल करने की बारी आती है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इन 4 प्लेसेस को फिल करने की कोशिश करते हैं। इन 4 प्लेसेस को फिल करना है तो अपन क्या करेंगे, जो 10 नंबर उनमें से कोई 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब वो 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो उनके अंदर अब डिपेंड करेगा कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 आएगा तो अलग कंडीशन होगी, 4 नहीं आएगा तो अलग कंडीशन होगी। कैसे, मान लो कि अपन ने 4 नंबर सेलेक्ट किए, 4 नंबर सेलेक्ट किए, उनके अंदर 0 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड है तो ऑलवेज कहाँ पे आएगा, फर्स्ट प्लेस पे आएगा। अगर फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो फिर नंबर 8 डिजिट का रहेगा ही नहीं। इसका मतलब अपन जो 4 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, अपन जो 4 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट 4 प्लेसेस के अंदर, उसके अंदर 0 आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 0 आया तो वो कहाँ बैठेगा, फर्स्ट प्लेस के ऊपर। इसका मतलब अपन को क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो इन प्लेसेस के लिए 4 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें 0 नहीं आना चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्यों नहीं आना चाहिए। अगर 0 आया, मान लो कि कोई भी 4 नंबर सेलेक्ट किए मैंने और उसमें 0 इंक्लूडेड है, 0 1 5 7, ये 4 नंबर मान लो कि मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो अगर उसके अंदर 0 आ गया तो फिर 0 फर्स्ट प्लेस पे ही बैठेगा, और 0 फर्स्ट प्लेस पे बैठा तो नंबर 7 डिजिट का रह जाएगा, 8 डिजिट का नहीं रहेगा। तो ये पहले फिक्स कर लेते हैं कि ये इनमें इन 4 डिजिट में 0 नहीं आना चाहिए। ओके, तो अपन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और सीख रहे हैं फिर कि अगर 0 नहीं आना चाहिए तो 0 कैसे नहीं आएगा। ओके, तो अपन यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि अपने पास में मान लो कुछ n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से अपन को चाहिए कि कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपने पास में सिलेक्शन में इंक्लूड ना हो, तो अपन किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास में n ऑब्जेक्ट है और मेरे को p पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्शन में लेना ही नहीं है, टोटल r सेलेक्ट करने और p को लेना ही नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे टोटल में से उन p को पहले ही रिमूव कर दूंगा, क्योंकि उनको तो सिलेक्शन में लेना ही नहीं है। उनके अलावा मेरे को क्या करना है, r परसेंट सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल n में से उन p को माइनस कर दूंगा, तो n माइनस p। अब b मेरे को कितने परसेंट सेलेक्ट करने हैं, r, तो n माइनस पी सी r तरीके से मैं उन पर्टिकुलर p पर्सन को अलग करते हुए सिलेक्शन कर सकता हूँ। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अपन बात करते हैं इसी वाले कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं आगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे कि अपन 0 को हटा देंगे। 0 को हटा देंगे तो मेरे पास में पहले टोटल नंबर थे 10, अब अवेलेबल नंबर रह गए मेरे पास में 9। अब मेरे को क्या करना है, 9 में से कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, अभी भी 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं इन 4 प्लेसेस को फिल करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, 9 में से कोई 4 नंबर सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया, 9 में से 4 नंबर सेलेक्ट किए। अब ये इंश्योर हो चुका है कि उन जो नंबर 4 सेलेक्ट किए उनमें 0 नहीं आया, क्योंकि अपन ने 0 को एक्सक्लूड कर दिया है। ओके, तो अपन ने 4 नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब उन 4 नंबर को अरेंज करने का सिर्फ एक तरीका, क्योंकि उसमें 0 इंक्लूड नहीं है और जो भी नंबर होंगे उनको इंक्रीज करते हुए ऑर्डर में लिख देंगे। ओके, ये तो फर्स्ट 4 प्लेसेस को फिल करने की बात हुई।
अब बात करते हैं लास्ट 4 प्लेसेस को फिल करने की। क्या जीरो का वहां पे भी कुछ इंटरफियर रहेगा? नहीं। लास्ट 4 प्लेसेस में जो नंबर्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर। तो वहां पे अगर अपन जीरो को इंक्लूड कर भी लेते हैं तो जीरो सबसे लास्ट प्लेस पे आने वाला है, तो उससे अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब अब अपने पास में बचे हुए कितने नंबर रहे? 4 यूज हो चुके, 6 नंबर बचे। उन 6 नंबर में से मेरे को क्या करना है? 4 नंबर सेलेक्ट करना है। 4 नंबर में अगर जीरो आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा कि बचे हुए 6 नंबर में से 4 नंबर सेलेक्ट करूंगा। तो बचे हुए 6 नंबर में से मैंने 4 नंबर सेलेक्ट कर लिए। उन 4 नंबर जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उनको अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है। सिर्फ एक ही तरीका है, क्यों? क्योंकि डिक्रीज करते हुए ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका आंसर अपन को मिल जाएगा। ये वाला पार्ट 9C4 वाला तो अपन ने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो यहाँ से अपन इसका वैल्यू लिख सकते हैं। कितना मिला था? 14 इंटू 9। तो इस वाले पार्ट का तो आंसर हो जाएगा अपन को 14 इंटू 9। ये तो हो गया इस वाले पार्ट का। अब इस वाले पार्ट का कि 64 किसके इक्वल होता है? 62 के इक्वल। 62 का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास में? 15। तो इंटू 15। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें अगर जीरो होता तो क्या आंसर होता, जीरो नहीं है तो उसका इम्पैक्ट क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, वो एक बार मैं एक फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे यूज़ किए हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अगर नंबर को अरेंज करना है तो अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। इंक्रीजिंग की बात करें या डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के अंदर अरेंज कर रहे हैं तो उनके अंदर इस बात का ध्यान रखना है, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो सिलेक्शन में जीरो अगर आया तो वो फर्स्ट प्लेस पे बैठेगा, और जितने डिजिट का नंबर चाहिए, जितने डिजिट का नंबर चाहिए वो फिर उतने डिजिट का नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसी बात को। जैसे कि मान लो कि मेरे पास में नंबर डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक। मेरे को क्या करना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, वही कंडीशन है। मेरे को क्या करना है? मान लो कि वही 5 डिजिट का नंबर बनाना है। मान लो 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और मैं चाहता हूँ कि जो डिजिट्स आए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए। तो किस तरीके से, कितने ऐसे तरीके होंगे जिनसे मैं, या कितने ऐसे नंबर बनाए जा सकते हैं। ओके, अब देखो कि कितने ऐसे 5 डिजिट के नंबर बनेंगे जिसमें नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे होंगे तो पहले 5 प्लेसेस बना देते हैं। ये 5 प्लेसेस मैंने बना दिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे अपन ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो नंबर हैं उनके अंदर जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर जीरो इंक्लूड कर लिया तो वो फर्स्ट प्लेस पे बैठेगा, और फर्स्ट प्लेस पे बैठेगा तो फिर नंबर 5 डिजिट का ना होते हुए 4 डिजिट का हो जाएगा। इसका मतलब सिलेक्शन में जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। जिसको इंक्लूड नहीं करना है पहले ही बाहर कर दो। तो टोटल 10 थे, 10 में से एक को बाहर कर दिया। अपने पास में कितने रह गए? 9। अब 9 में से कितनों को सेलेक्ट करना है? अभी भी 5 डिजिट डिसाइड करने हैं, मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अपने को क्या करना है? 9 में से 5 सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने क्या किया? 9 में से 5 सेलेक्ट कर लिए। जो सेलेक्ट किए उनको अरेंज करने का सिर्फ एक तरीका है। इसलिए अपने पास में जो टोटल नंबर्स बनेंगे 5 डिजिट के, जिनमें डिजिट्स जो होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, वो कितने होंगे? 9 से 5। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ना बोलते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला होता कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें जो नंबर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अगर अपन नंबर्स चाहते हैं, ऐसे नंबर चाहते हैं जिनमें डिजिट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो और 5 डिजिट का नंबर बने, तो उसमें अपन जीरो को इंक्लूड कर सकते हैं, जीरो को शामिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर जीरो को इंक्लूड करते हैं तो जीरो हमेशा लास्ट प्लेस पे जाके बैठेगा। तो इसका मतलब अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 डिजिट के नंबर बनाने, इनको यूज करते हुए रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो क्या नंबर बनेगा? कितने नंबर बनेंगे? 10 से 5। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे, और ये भी आप समझ चुके होंगे कि अगर अपन को कुछ पर्टिकुलर पर्सन को इंक्लूड करना हो या एक्सक्लूड करना हो तो किस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ वर्ड डिसीजन
be arranged so that n be somewhere to write to d is factorial 9 डिवाइडेड बाय lambda। तो अपन को lambda का वैल्यू पता है। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है उसको अपन सरल भाषा में, इस आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड दिया गया डिसीजन, और उन्होंने ये बोला हुआ है कि इस अपन को क्या करना है, ऐसे नंबर्स बनाने हैं, ऐसे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट लेटर्स बताने हैं जिसके अंदर जो डी और एन का पोजीशन है वो कुछ फिक्स किया गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या है कि अरेंज सो दैट एन बी समवेयर, एन कहाँ होना चाहिए, समवेयर, जहाँ समवेयर टू राइट टू डी, मतलब अपन को क्या करना है, एन को इस तरीके से रखना है कि वो हमेशा डी के राइट में हो। एन बी समवेयर टू राइट टू डी, तो एन हमेशा क्या होना चाहिए, डी के राइट में होना चाहिए। इसका मतलब डी कहीं पे भी रहे, हमेशा एन उसके राइट में रहेगा। अब ये जरूरी नहीं दोनों पास पास में है, कहीं पे भी रहे, लेकिन जो अपने पास में एन है वो डी के राइट में रहेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। मतलब अपने पास में कितने अपने पास में लेटर्स हैं, टोटल के लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 9 प्लेसेस बना देते हैं। तो अपन ने क्या किया, 9 प्लेसेस बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने ये 9 प्लेसेस बना दिए। अब मेरे को क्या करना है, डी और एन को रखना है, इस तरीके से रखना है कि जो एन है वो डी के राइट में रहे। इसका मतलब मैं डी को और एन को इस तरीके से रखूंगा, कोई भी दो, डी और एन को कितने लेटर्स है अपने पास में, 2। इन 2 लेटर्स को रखना है इन 9 प्लेसेस में इस तरीके से कि डी और एन का पोजीशन वो इस तरीके से रहे कि एन हमेशा राइट में रहे। मतलब डी अगर यहाँ आ रहा है तो एन यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे किसी भी प्लेस पे हो सकता है। लेट सपोज मैंने जो 2 प्लेस डी और एन के लिए फिक्स किए वो ये है, ऐसा भी, सॉरी, डी और एन यहाँ पे भी हो सकता है बट यहाँ नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरे को क्या करना है, डी और एन को अरेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 2 प्लेसेस फिक्स करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 9 प्लेसेस मेरे पास अवेलेबल है, तो 9 प्लेसेस में से मैंने क्या किया, 2 प्लेसेस फिक्स किए। 2 प्लेसेस फिक्स किए मतलब 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए पहले। तो 9 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस सेलेक्ट किए, 9 में से 2 सेलेक्ट कर लिए, तो 9 से 2 तरीके से सेलेक्ट हो गए। चलो सेलेक्ट हो गए, उसके बाद में क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद में इनको अरेंज करने का सिर्फ एक तरीका। क्यों, क्योंकि पहले ये आएगा उसके बाद में ही ये आएगा, इनका आपस में अरेंजमेंट नहीं हो सकता, इसलिए इनका अरेंजमेंट या इनको अरेंज करने का सिर्फ एक तरीका। ये अरेंज हो चुके हैं, बाकी के जितने भी अपने पास में लेटर्स हैं उनको कोई रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो अपन उनको अरेंज कर सकते हैं। अब इनको अरेंज करने के बाद के अंदर अपने पास में 7 प्लेसेस अवेलेबल है, उन 7 प्लेसेस के ऊपर अपन को 7 लेटर्स को अरेंज करना है। कौन कौन से 7 लेटर, सबसे पहले उनको अलग कर लेते हैं। डी और अपने पास में एन का काम हो चुका है, अपने पास में बचा है ई सी आई एस आई ओ एस, ये अपने पास में बचे हैं। टोटल कितने हैं, 7। तो फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं, बट इनमें से कुछ सेम है। कौन कौन से सेम है, यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो 2 आई अवेलेबल है और 2 आई अवेलेबल है अपने पास में, और 2 ही एस अवेलेबल है। इसका मतलब अपने पास में कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है 7 में से। तो अगर अपने पास में टोटल मान लो कि n ऑब्जेक्ट हों, टोटल n ऑब्जेक्ट हों, और उनमें से n1 एक टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो, n2 अदर टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो, और n1 प्लस n2 मिला के n हो, तो अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2। कंडीशन क्या है, n1 प्लस n2 का सम जो है वो अपने पास में कितना है, n। ओके, तो इस वाले लॉजिक को यूज करते हुए अपन यहाँ पे अरेंज करेंगे। इनको अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई 2s एक जैसे इसलिए फैक्टोरियल 2i एक जैसे इसलिए फैक्टोरियल। तो इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर कितना बनता है। अब इसको कन्वर्ट भी करना है, ये भी चीज का ध्यान रखना है कि इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, होता है फैक्टोरियल 9 ऊपर जनरेट करना है, फैक्टोरियल 7
और रेडी है। अगर 9 इंटू 8 कर दें तो ये फैक्टोरियल 9 बना देगा। तो इसको अपन लिख देते हैं 9c2 को लिख सकते हैं 9 8 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, और ये साथ में फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई नीचे है फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 2, ये हो गया 4। अब इस वाले पार्ट को अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9, तो ये बन गया फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 मीन्स 8। अगर अपन इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपन को पता चल गया लैम्डा का जो वैल्यू होने वाला है वो कितना होने वाला है अपने पास में 8। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी अपन एक क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर अपने पास में किन्हीं भी दो पर्सन को या दो लेटर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि उनका ऑर्डर फिक्स किया जा सके, तो उनको किस तरीके से अरेंज किया जाता है वो इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस का लैंग्वेज आपके सामने रखता हूँ ताकि आप उन क्वेश्चंस को इनसे रिलेट कर पाएँ। जैसे कि अगर अपन क्वेश्चन अपने पास में कुछ एक वर्ड दे दे जिसके अंदर कुछ भी लेटर्स हों, और अगर अपन को ये बोल दिया जाए कि इस वर्ड के लेटर्स को यूज़ करते हुए नए वर्ड्स बनाने, जिसमें ये बोल दिया जाए कि लेटर्स जो होने चाहिए वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के अंदर होने चाहिए, या फिर अपने पास में मान लो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जिसके अंदर मान लो कि ऐसा बोल दिया जाए कि अपने पास में 5 प्लेयर हैं, अपने पास में 10 प्लेयर्स हैं और अपन को क्या करना है, कुछ बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करने हैं, उसके अंदर ये पर्टिकुलर प्लेयर इसी ऑर्डर में आने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपन इससे रिलेट करके कर सकते हैं। या फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके अंदर अपने पास में मान लेते हैं कि अपने को बोल दिया गया कि 10 स्पीकर्स हैं जो स्पीच दे रहे हैं, और अपन को बोल दिया गया कि ये 3 पर्टिकुलर पर्सन जो हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट ये देन ये इसी ऑर्डर के अंदर स्पीच देना चाहते हैं। तो कितने डिफरेंट वे में वो स्पीच दे सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे जिससे स्पीच दे सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में और इसी की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में बोलता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, एक क्रिकेट की टीम है उसमें 11 प्लेयर्स हैं। एक क्रिकेट की टीम है उसमें 11 प्लेयर। अपन चाहते हैं बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना। क्या चाहते हैं? बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना। तो अपन को बताना है कि कितने डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स पॉसिबल है। यदि अपने पास में कंडीशन ये बोल दी कि 3 प्लेयर हैं, इन 11 प्लेयर में ए बी सी, ये 3 जो प्लेयर हैं वो इसी ऑर्डर में बैटिंग करना चाहते हैं। पहले ए करेगा, देन बी करेगा, देन सी करेगा। तो ऐसे कितने डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर बनाए जा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, वही 11 प्लेसेस बना लेते हैं। तो अपन ने 11 प्लेसेस मार्क कर दिए। 11 प्लेसेस मार्क करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मैंने प्लेसेस मार्क कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, इन 3 को, ये 3 कहीं पे भी जाएं, मतलब इन 11 प्लेसेस में कहीं पे भी बैटिंग करें, बस इसी ऑर्डर में करनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन 11 में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे इनको बैटिंग करवानी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 11 में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए। ये 3 प्लेसेस मान लो कि ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया और ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे बैठ जाएंगे कौन, ए बी सी। तो इसी ऑर्डर के अंदर ये तीनों बैठ होंगे। अपन बात कर लेते हैं कि ये तीनों बैठ गए तो इनका अरेंजमेंट सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। अब जो बचे हुए 8 प्लेयर हैं उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उनको अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, फैक्टोरियल 8। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट, ये बन गया फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। आंसर आ चुका है इसका, फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर अपने पास में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता और इनके बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करने होते हैं, तो अपन किस तरीके से बैटिंग ऑर्डर डिसाइड कर रहे होते हैं, टोटल तरीके फैक्टोरियल 11। लेकिन इन 3 पर्टिकुलर पर्सन का जो अरेंजमेंट है वो फैक्टोरियल 3 तरीके से हो सकता है, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर फिक्स हो चुका है। इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी केसेस आ रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, डी परम्यूट। तो इन 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने केसेस आ रहे होते हैं, फैक्टोरियल 3 केसेस आ रहे होते हैं। उतने टाइम से अपन को डी परम्यूट करना पड़ेगा, इसलिए फैक्टोरियल 3 अपन ने लिखा। मान लो यहाँ पे 4 पर्सन होते तो डिवाइड कितना लिख देते, फैक्टोरियल 4।
आई होप ये क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है 9 पीपल सिट अराउंड राउंड टेबल, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 ऑफ देम सच दैट दे आर नॉट फ्रॉम एडजेसेंट सीट। क्या मतलब है? एक राउंड टेबल है जिसके अराउंड 9 लोग बैठे हुए, 9 पर्सन बैठे हुए हैं। अपन को क्या करना है, 4 पर्सन को सेलेक्ट करना है और पर्सन इस तरीके से सेलेक्ट करने की, जो 4 पर्सन सेलेक्ट किए वो एडजेसेंट सीट से, मतलब पास की सीटों से नहीं होने चाहिए, कोई भी 2 लगातार वाले नहीं होने चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज को इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, सच दैट नॉट 2 ऑफ देम आर कॉन्जुगेटिव। या तो ये लिखा हो या फिर ये जो लिखा हुआ है दे आर नॉट फ्रॉम एडजेसेंट सीट, मीन्स वे अड़ोस पड़ोस की सीट से नहीं होने चाहिए। मतलब इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता है कि कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव नहीं हो, कोई भी 2 लगातार नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। राउंड टेबल है तो सबसे पहले अपन ने एक राउंड टेबल बना ली। इसके अराउंड अपन को क्या करना है, 9 पर्सन को बैठा देना है। तो अपन ने क्या किया, 9 पर्सन को बैठा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पर्सन अपन ने बैठा दिए। अपन को क्या करना है, 4 पर्सन सेलेक्ट करने, इस तरीके से सेलेक्ट करने की कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव नहीं हो, मतलब 2 अड़ोस पड़ोस वाले सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन इन 9 में से कोई एक को सेलेक्ट करते हैं। तो 9 में से मैंने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया। 9 में से एक को सेलेक्ट करने से क्या होगा, 9 में से किसी एक को सेलेक्ट करने से इस सर्किल के ऊपर या इस राउंड टेबल के ऊपर पोजीशन फिक्स होगी। तो अपन ने क्या किया, मान लो कि इस पर्सन को सेलेक्ट कर लिया, मैंने इस पर्सन को सेलेक्ट कर लिया। तो अब मेरे को क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये सेलेक्ट नहीं होने चाहिए और ये भी सेलेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों सेलेक्ट हो गए तो कॉन्जुगेटिव आ जाएंगे, लगातार वाले हो जाएंगे, या फिर जिसको कह सकते हैं एडजेसेंट सीट वाले आ जाएंगे। इसका मतलब जब मैंने इसको सेलेक्ट किए तो ये 2 पोजीशंस तो अपने आप ही कैंसिल हो गई, जिनको सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, इसको हटा दिया। अब इनको हटाने के बाद में अपने पास में कितने लोग बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन है। अब जब सर्किल पे जगह फिक्स हो चुकी है तो ये जो बैठे हुए लोग हैं वो इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे कि लाइन में बैठे हुए। लाइन में बैठे हुए क्यों, क्योंकि सर्किल के ऊपर एक बार जगह फिक्स होने के बाद में, पोजीशन फिक्स होने के बाद में जो बिहेवियर रहता है सर्किल का वो किस तरीके से हो जाता है, एक एज ए लाइन बिहेवियर हो जाता है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो बचे हुए 6 लोग हैं उनको, उनमें से क्या करना है, अब मेरे को 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। 3 लोगों को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव ना हो। तो किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, मान लेते कि 6 लोग ये हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं। अपन को क्या करना है, किन्हीं भी 3 को और सेलेक्ट करना है कि कॉन्जुगेटिव ना हो। तो इसके पीछे लॉजिक क्या रहेगा, लॉजिक ये रहेगा कि अपन क्या करते हैं, बिना कुछ ध्यान दिए हुए 3 पर्सन को अलग कर लेते हैं। किन्हीं भी 3 पर्सन को अलग कर लेते हैं, रेंडमली मैंने 3 अलग कर दिए। ये लो, 3 अलग करते ही यहाँ पे कितने पर्सन बच जाएंगे, अब यहाँ पे अब पर्सन बच जाएंगे 3 को अलग करने के बाद में 3। जब 3 पर्सन रहेंगे तो इन 3 पर्सन के बीच में कितने गैप जनरेट होंगे, 4। अब क्या करते हैं, इन 4 में से 3 गैप सेलेक्ट करते हैं। 4 में से कितने गैप सेलेक्ट करेंगे, 3। तो मैंने क्या किया, 4 में से कोई 3 गैप सेलेक्ट कर ली। अब ये गैप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, गैप सिलेक्शन के पीछे लॉजिक क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। इन 4 में से जो 3 गैप सेलेक्ट किए वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो अपन ने जो गैप सिलेक्शन है वो बेसिकली ये इंश्योर कर रहा है कि जो अपन ने 3 पर्सन बाहर निकाले हैं वो कहाँ से निकाले, इन गैप से निकाले, जिससे कि कोई भी 2 जो अपन ने 3 पर्सन सेलेक्ट किए हैं उनमें से कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव नहीं रहा होगा। इसका मतलब जब भी अपन को किसी लाइन के अंदर, कोई भी लाइन है अपने पास में, मान लो कि किसी लाइन के अंदर n पर्सन है, उनमें से मेरे को मान लो कि r पर्सन को सेलेक्ट करना है और इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव ना हो। तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं उसका लॉजिक यहीं पे अपन समझ लेते हैं। मान लो कि n पर्सन है, मेरे को क्या करना है, r पर्सन को सेलेक्ट करना है कि कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव नहीं होने चाहिए। तो n में से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, r पर्सन को बाहर निकाल दूंगा। तो n में से r को बाहर निकालने के बाद में कितने पर्सन बच जाएंगे, n माइनस r।
जब n माइनस आर पर्सन बचे होंगे तो उनके बीच में गैप कितने जनरेट होंगे, एक ज़्यादा, तो n माइनस आर प्लस वन, इतने गैप जनरेट हो जाएंगे। इन गैप में से कितने गैप सेलेक्ट करेंगे, जितने पर्सन अपन को क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। कितने पर्सन सेलेक्ट करने थे, आर, तो अपन क्या करेंगे, आर सेलेक्ट करेंगे, गैप आर सेलेक्ट करेंगे। ये जो है एन माइनस आर प्लस वन से आर, ये अपन को वो वैल्यू दे रहा है कि एन में से आर पर्सन सेलेक्ट किए और कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब अपन बात करते हैं कि क्या ये जो अपने पास में आंसर है क्या वो बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए, नहीं, इसमें अभी भी कुछ रिमेनिंग है। क्या रिमेनिंग है वो समझने की कोशिश करता हूँ। जो अपन ने ये वाला पार्ट किया उसके अंदर 9C1 से अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक पर्सन सेलेक्ट किया, उसके दो अड़ोस पड़ोस वाले छोड़ दिए, बाद में 6 जो पर्सन बचे हुए थे वो एज ए लाइन में बैठे हुए स्टूडेंट या बैठे हुए पर्सन के तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इसलिए अपन ने क्या किया, जो लाइन का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया। 6 थे, अपन को 3 का सिलेक्शन करना था कि कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव जो सेलेक्ट किए हैं वो कॉन्जुगेटिव ना हो, इसलिए अपन ने क्या किया, पहले 3 को बाहर किया। 3 को बाहर करने के बाद में 3 बचे, 3 जो बचे उनके बीच में 4 गैप बने, उन 4 में से 3 गैप सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ तक का काम फिनिश हो चुका। अब आंसर के अंदर कमी किस बात की है, कमी इस बात की है कि जब मैंने मान लो कि इस पर्सन को सेलेक्ट किया, मान लो मैंने इस पर्सन को सेलेक्ट किया हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो कि बाद में ये 3 पर्सन सेलेक्ट हो गया है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैंने इसको सेलेक्ट किया हो तो ये 3 आए हो, या जब मैंने इसको सेलेक्ट किया हो तो ये 3 आए, या जब मैंने इसको सेलेक्ट किया हो तो ये 3 आए। मतलब ये जो केस आया है वो कितनी बार काउंट हो चुका है, 4 बार काउंट हो चुका है। तो इसकी जो ओवर काउंटिंग है उसको हटाने के लिए कितना डिवाइड करना पड़ेगा अपन को, 4। मान लो यही कितने पर्सन होते, 3 पर्सन होते, उनकी काउंटिंग कितनी बार हो रही होती, 3 बार, तो डिवाइड करता मैं 3 से। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 4C3 का वैल्यू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 9C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 9 पर्सन मान लो कि एक लाइन में बैठे होते और उनमें से अपन को क्या करना होता है, 4 पर्सन सेलेक्ट करने होते जो कि कॉन्जुगेटिव ना हो। इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से भी समझा जा सकता है। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी पूछा जाता है कि एक ट्रेन का रूट है जिसमें किसी रूट के ऊपर 10 स्टेशन है, अपन को क्या करना है, ट्रेन को मान लो कि 3 स्टेशन पे स्टॉप करना है, जिससे कि इस तरीके से स्टॉप करना है कि कोई भी 2 स्टेशन कॉन्जुगेटिव नहीं हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं वो भी इसी के अंदर अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि अपने पास में 9 पर्सन है और 9 पर्सन में से 4 सेलेक्ट करने के कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव ना हो। ओके, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 9 में से कितने को सेलेक्ट करना अपन को, 4 को। तो सबसे पहले 4 को अलग कर दो, तो अपन ने 9 में से 4 अलग कर दिए, तो बचे कितने, 5। जब 5 बचे होंगे तो उनके बीच में गैप कितने बने होंगे, 6। जो गैप बने होंगे 6, तो अब अपन को क्या करना है, इन 6 में से कितने गैप सेलेक्ट कर लेने, 4। ये जो 4 गैप सेलेक्ट किए हैं, ये अपन को, ये जो 4 गैप सेलेक्ट किए हैं कितनों में से, 6 में से, ये अपन को ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो 4 पर्सन अपन ने बाहर किए हैं वो कहाँ से आए, गैप से। इस वाले को अपन, ये जो अपन ने आंसर कैलकुलेट किया वो इस फॉर्मूला की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने पास में n का वैल्यू कितना था यहाँ पे, 9। r का वैल्यू अपने पास में यहाँ पे कितना था क्वेश्चन के अंदर, 4, तो यहाँ पे अपन 4, तो n माइनस, तो यहाँ पे अपन वोट करेंगे 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, ठीक है। अब अपने पास में एक एक्स्ट्रा गैप जनरेट हो गया, ओके। तो यहाँ पे अपने पास में c, r का वैल्यू फिर से कितना, 4, तो ये कितना बनेगा, 10 माइनस 4, 6c4 को सॉल्व करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा 62 के इक्वल होता है, मतलब 15 आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन सर्किल की जगह अपने पास में पूछा होता लाइन के लिए तो आंसर इसका आता 15, सर्किल के लिए कितना आंसर आया, 9। आई होप ये बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ये वाली बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बताना है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विथ ईच साइड इंटीग्रल, मतलब जिसकी सभी साइड इंटीग्रल होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट साइड का जो लेंथ है वो 11 यूनिट होना चाहिए, ऐसे जितने भी ट्राइंगल है वो कितने, के स्क्वायर। अपन को बताना है के का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि जो रिमेनिंग 2 साइड है वो ए और बी है, ए और बी है। अपने पास में
अपन को पता है कि लॉन्गेस्ट साइड 11 है, तो इन दोनों साइड का जो वैल्यू है, एक तो इंटीजर है 7 के अंदर, अपने को पता है कि ये 11 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा साइड कितना है अपने पास में 11। तो ए और बी दोनों के ऊपर कंडीशन क्या है कि ए और बी अपने पास में, ए के ऊपर अगर कंडीशन लिखूँ तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 11 या 11 से छोटा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 11। अब अगर अपन बी के लिए बात करें तो सेम कंडीशन, बी भी क्या होगा, 0 से बड़ा और बीच के इंटीजर ही लेने हैं। अब अपने पास में बी का वैल्यू भी ये पता चल गया 0 से लेकर 11 तक होगा। अब अपन को पता है कि ट्राइंगल की जो इनइक्वालिटी है उसके बेसिस पे किन्हीं भी दो साइड का सम ऑलवेज बड़ा होता है थर्ड साइड से। तो इन दोनों साइड का सम जो आएगा ए प्लस बी, वो ऑलवेज बड़ा रहेगा थर्ड साइड कौन सी, 11 से। बट इन दोनों इनइक्वालिटी के बेसिस पे अपन एक बात बोल सकते हैं कि ए और बी का जो सम आएगा, ए और बी का जो सम आएगा वो 0 से बड़ा और 22 या 22 से छोटा रहेगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो अपने पास में a प्लस बी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि a प्लस बी का जो सम है वो 11 से बड़ा, मीन्स 11 से बड़ा कौन कौन से इंटीजर पॉसिबल है, 12, 13, 14 से लेके कहाँ तक, 22 तक, ये पॉसिबिलिटी है अपने पास में। तो इसका मतलब अपने पास में जो a प्लस बी है वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 12, 13 से लेके 22 पॉसिबल है। अपन इस बेसिस पे अब डिसाइड करते हैं कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो कि एक साइड जो लॉन्गेस्ट साइड है मैंने फिक्स कर दी 11 है, सेकंड जो साइड है उसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ, मान लेते हैं कि कितनी है, वो 11 है। जो थर्ड साइड है उसकी बात करते हैं। थर्ड साइड का जो वैल्यू है अपने पास में, अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है कि दो साइड का सम इस इंटरवल के अंदर रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और साथ ही साथ के अंदर अपने पास में ये ध्यान रखना है मिनिमम कितना होना चाहिए, 12 और मैक्सिमम 22 होना चाहिए। तो ये वाली जो साइड है वो कितनी हो सकती है, फिर 12 हो सकती है। थर्ड वाली की बात करते हैं, इसको तो अपन ने फिक्स कर दिया 11, तो ये कितनी हो सकती है, 11, 10 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है इसकी, मिनिमम हो सकती है 1, मिनिमम 1 हो सकती है क्योंकि 1 प्लस 11 कितना होगा, 12, और मिनिमम कंडीशन कितनी है। तो यहाँ पे टोटल कितने केसेस मिले अपन को, 11 केसेस मिले। ओके, अगर मान लो कि इसको तो मैंने 11 फिक्स कर दिया और इसको 11 के प्लेस पे मैं 10 फिक्स कर दूँ, तो अगर मैं इसको 10 फिक्स करता हूँ तो जो इसकी सेकंड जो अपने पास में थर्ड साइड है, सॉरी, उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मिनिमम कितनी रखनी है मेरे को, 12, तो मिनिमम 12, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू कितनी हो सकती है, 10, अप टू कितनी हो सकती है, 10। क्योंकि अब इस वाले केस में 11 नहीं लेंगे, 11 ले लिया तो यही वाला केस वापस से काउंटिंग में आ सकता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, जो थर्ड साइड है उसका वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर लेके जाएंगे, इससे बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि अदरवाइज ओवर काउंटिंग हो जाएगी। तो अपने पास में यहाँ पे कितने केसेस आएंगे, यहाँ पे टोटल 9 केसेस आएंगे। सिमिलरली अगर अपन इसको 11 फिक्स करें, सेकंड को 9 फिक्स करें, तो थर्ड कितना हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, से लेके मिनिमम कितना हो सकता है, 3, क्योंकि 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 12, तो मिनिमम 12 रखना है। तो यहाँ पे कितने केसेस आएंगे टोटल, यहाँ पे केसेस आएंगे 7। यहाँ पे अगर अपन ऑब्जर्व करें तो यहाँ 11, यहाँ 9, यहाँ 7, तो अगले वाले के अंदर कितने आएंगे, 5, अगले वाले के अंदर आएंगे 3, फिर अगले वाले में आएगा 1। इस तरीके से अपन टोटल केसेस काउंट कर सकते हैं। तो टोटल केसेस में आपको समझ में आ गया होगा कितने होंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, सम करेंगे ये कितना, ये है 6 ओड नेचुरल नंबर का सम। तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर में 6 स्क्वायर में 36। तो ये जो वैल्यू आई है अपने पास में 36, वो किसका है, k स्क्वायर का। तो k का वैल्यू अपने पास में कितना हो जाएगा, 6, अपने पास में आंसर हो जाएगा 6। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 5 कपल हैं, उन 5 कपल में से अपन को क्या करना है, एक कमेटी बनानी है 4 पर्सन की। कंडीशन ये है कि पहले क्वेश्चन के अंदर कोई भी कपल नहीं आना चाहिए और दूसरे में बोला हुआ है कि ठीक एक कपल आना चाहिए। किस तरीके से उस क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले 5 कपल दिए हैं, तो सबसे पहले कपल के अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल। तो किस तरीके से सॉल्व करने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले जो पॉसिबल मेथड्स है वो देखते हैं।
सबसे पहला मेथड जिसके अंदर बिना कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन के बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बोला है कि कोई भी कपल नहीं आना चाहिए। तो अपन को कितने पर्सन को सेलेक्ट करना है? 4 को। तो इन जितने कपल है उसमें से जितने पर्सन सेलेक्ट करने हैं उतने कपल बुला लो। तो अपने पास में 5 कपल है, उसमें से 4 कपल बुला ली, क्योंकि 4 अपन को क्या करने थे? पर्सन सेलेक्ट करने थे। तो मैंने 4 कपल बुला ली। 4 कपल मेरे सामने आ चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है कि कोई भी कपल नहीं रखना है। इसका मतलब हर कपल में से एक एक पर्सन को सेलेक्ट कर लेना है। हर कपल में से अगर मैं एक एक पर्सन सेलेक्ट कर लूँगा तो जो 4 पर्सन आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट कपल से आएंगे। तो इसका मतलब मेरे पास में 4 पर्सन की एक कमेटी मेरे पास में बन जाएगी और उसमें कोई भी कपल नहीं आ रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, जो 2 कपल के अंदर 2 पर्सन है मेल और फीमेल, उसमें से एक को सेलेक्ट कर लूँगा फर्स्ट के अंदर। सेकंड में भी 2 में से एक को सेलेक्ट कर लूँगा। थर्ड में भी 2 में से एक को सेलेक्ट कर लूँगा। और फोर्थ कपल में से 2 में से एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ। 2C1 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 और 2C1। कितना आंसर आ जाएगा इसका अपने पास में? 5C4 का वैल्यू कितना होता है? 5 इंटू 16 मीन्स 80। आंसर हो जाएगा इसका 80। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्या करना होता है, अगर कोई भी कपल सेलेक्ट नहीं करना है और जितने पर्सन सेलेक्ट करने हैं तो उतने कपल सेलेक्ट कर लो टोटल कपल में से। तो अपने पास में इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मान लो यहाँ पे 4 कपल होते हैं, तो यहाँ पे अपन लिख देते 4C4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स यहाँ पे आंसर हो जाता 16। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड जो कि अपने पास में एक कैलकुलेटिव मेथड है, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे कि केसेस काउंट करेंगे कि कब कैसे कैसे अपने पास में कपल नहीं आ सकता। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि पहला जो कपल है उसको अपन बोल देते हैं उसमें एक मेल एक फीमेल है। तो मेल फीमेल F1 मेल M1। सेकंड वाले के अंदर अपने पास में F2, थर्ड वाले में F3, F4, F5। सिमिलरली मेल M2, M3, M4 और M5। अपन क्या करते हैं, अपन को क्या करना है? 4 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। अगर मैंने चारों के चारों यहाँ से सेलेक्ट कर लिए तो कोई भी कपल नहीं आया। तो इसका मतलब 5 में से मैंने 4 को सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली मैं यहाँ से भी 4 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसमें भी कोई कपल नहीं आएगा। इसका मतलब यही वाला केस 2 टाइम, क्योंकि 5 में से 4 को सिलेक्ट करो, इधर भी 5 में से 4 को सिलेक्ट करो। यही केस कितनी बार आ गया? 2 बार। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। प्लस अब ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं 3 इधर से सिलेक्ट कर लूँ, 3 फीमेल सेलेक्ट कर लूँ और एक मेल सेलेक्ट कर लूँ। ऐसा भी कर सकता हूँ। तो मैंने इन 5 में से पहले 3 को सेलेक्ट कर लिया। कोई भी 3 सेलेक्ट हो गया। मान लो ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं कपल सेलेक्ट नहीं करना चाहता तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो मेल पार्टनर वो सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, इसका भी मेल पार्टनर सेलेक्ट नहीं होना चाहिए और इसका भी मेल पार्टनर सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो उधर से एक पर्सन सेलेक्ट करूंगा, जो रिमेनिंग 2 मेल है उनमें से करूंगा। इसका मतलब यहाँ से या यहाँ से, मतलब 2 में से किसी एक को मेल को सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने क्या किया? 2 में से किसी एक मेल को सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से 2 फीमेल सेलेक्ट करता हूँ, मान लो कि ये 2 फीमेल सेलेक्ट कर ली, तो इनके मेल पार्टनर को छोड़ने के अलावा जो 3 मेल बच जाएंगे उनमें से कोई 2 मेल सेलेक्ट कर लूंगा। तो टोटल 4 पर्सन सेलेक्ट हो गए और कोई भी कपल सेलेक्ट नहीं हुआ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एक फीमेल सेलेक्ट करता हूँ तो उस फीमेल के अलावा जो भी 4 अपने पास में यहाँ पे मेल बचेंगे उनमें से कोई भी 3 मेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल तरीके हो गए जिससे अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास में सेलेक्ट कर सकते हैं पर्सन्स को। कितने पर्सन को? 4 को, जिससे कि कोई भी कपल नहीं आया। तो इसकी काउंटिंग करते हैं। 5C4 कितना? 5, 5 गुणा 2 10 हो गया। प्लस ये 5C3 मीन्स 5C2 के बराबर 10, 10 गुणा 2 20। 5C2 कितना हो जाएगा? 10, 3C2 मीन्स 3, तो ये हो गया 30। 5C1 मीन्स 5, 5 इंटू 4 20। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 80। उसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 80। इसका भी आंसर कितना था? 80। दोनों मेथड से अपन ने सॉल्व करके देख लिया, आंसर कितना आया? 80। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है एग्जैक्टली 1 कपल। अपन को क्या चाहिए कि ठीक एक कपल आना चाहिए। ठीक एक कपल कैसे आना चाहिए? इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 5 में से किसी एक कपल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 5 में से किसी एक कपल को
सेलेक्ट रही है। अब ये 5 में से एक कपल सेलेक्ट हो चुका है, मतलब 2% मेरे पास में सेलेक्ट हो चुके हैं। 2% सेलेक्ट हो चुके, अब कितने को करना है, 2 को। अब कपल कितने बचे, 4। अब मेरे को चाहिए कि अब कपल नहीं आना चाहिए, क्योंकि कपल आ गया तो कपल क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे को 4 में से 2% सेलेक्ट करने हैं, जिससे कि कोई कपल ना आए। तो अब तो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया। तो 2 अपन को क्या करना है, पर्सन सेलेक्ट करने हैं। तो बचे हुए 4 में से कितने कपल सेलेक्ट करेंगे, 2। अब क्या करते हैं, बचे हुए 4 में से मैंने 2 कपल सेलेक्ट कर ली, 2 कपल आ गए। इन दोनों कपल में से अपन क्या करेंगे, पहले कपल में 2 ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए, तो अपन इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाइड विथ 2। अदर सेकंड जो कपल है उसमें भी 2 ऑप्शन है सेलेक्ट करने के, मेल या फीमेल सेलेक्ट करने के लिए। जैसे सेलेक्ट करेंगे, 2% यहाँ से सेलेक्ट हुए, 2% यहाँ से सेलेक्ट हुए, टोटल कितने परसेंट सेलेक्ट हो गए, 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5C1 मीन्स 5, 4C2 मीन्स 6 इंटू 4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर इसका 24 इंटू 5 मीन्स 120। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, कि अगर अपन 5 में से सबसे पहले कितने पर्सन को सिलेक्ट करना है, 4 को, तो अपन क्या करते हैं कि ये सोचते हुए कि एक कपल रखना ही है, एक कपल एक्स्ट्रा बुला लेते हैं, एक कपल एक्स्ट्रा बुला लेते हैं। इसका मतलब अपन क्या करते हैं, टोटल कितने कपल बुला लेते हैं, यहाँ पे 5 में से 3 कपल बुला लेते हैं। 5 में से मैंने क्या किया, 3 कपल बुला लिए, 5 में से 3 कपल बुला लिए, 3 कपल आगे आ चुके। अब जो 3 कपल बुलाए उनमें से किसी एक कपल को फिक्स कर देते कि भाई ये कपल अपना कमेटी में होना चाहिए। तो 5 में से अपन ने पहले 3 सेलेक्ट किए, 3 आगे आ गए, तीनों में से फिर एक सेलेक्ट कर लिया जो कि अपन को कमेटी के लिए रखना है। तो 3 में से मैंने फिर एक को सेलेक्ट कर लिया। अब जो बचे हुए 2 कपल हैं उनमें से मैं क्या कर लूँगा, एक एक पर्सन सेलेक्ट कर लूँगा, 2C1 इंटू 2C1, इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। 5C3 जो सॉल्व करेंगे वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू ये कितना हो जाएगा अपने पास में 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ 4। सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 120। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जितने भी अपन ने क्वेश्चन लिए, काफ़ी अच्छे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन की हेल्प से आपको ना सिर्फ इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिले, बल्कि इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट थे वो भी आपको समझने को मिले होंगे। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इसी टाइप के और लेक्चर्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।